बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे उस जलसे की जो आज पेशावर के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा इमरान खान साहब की बेसिकली कॉल थी, जिसके बाद बताया यह जा रहा है जो अब तक का टर्न आउट है, जो लोग घरों से बाहर निकले हैं। गुज़िश्ता एक दो दिनों से ही हम देख रहे हैं एक्टिविटी पेशावर में हो रही है इस जलसे को लेकर, और आज एक कामयाब शो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कर सकती है। दूसरी जानिब हम देखेंगे इस जलसे के बाद जो इसके असरात होंगे वो कितने गहरे होंगे। बिलखसूस इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो दावे ये कर रहे थे कि इस जलसे के बाद माहौल बदलेगा, जो सियासी मंजरनामा है वो भी यकसर तब्दील होने के इम्कानात हैं। दावे ये किए जा रहे हैं और फिर बताया यह जा रहा है कि सियासी मंजरनामे से ही जुड़ा अदालती मंजरनामा है। अदालती महाज पर भी आजकल काफ़ी गहमा गहमी है। जजेस साहिबान चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, एक महाज तो यहाँ पर भी खड़ा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मुकदमा अब फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है। मंडे का दिन उस हवाले से भी बड़ा अहम है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब, आप बताइएगा जो आज का जलसा है, अब तक की जो इतलात हैं, एक कामयाब पावर शो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और एक तवील अरसा के बाद PTI ने अपने लोगों को इकट्ठा किया है, एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसके क्या असरात देख रहे हैं ओवरऑल इस जलसे के, इस वक्त अदालत जो सियासी मंजरनामा है उस पर? देखिए अदील, असरात तो मस्बत होंगे और PTI के लिए एक किस्म का दोबारा मैं समझता हूँ उनमें एक नई तवानाई इस जलसे से आएगी। मगर ये जलसा हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब PTI को बाकी सूबों में इस तरह का पावर शो करने की इजाज़त नहीं दी गई, और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद जो भी छोटे मोटे मुजाहरे दूसरे सूबों में होते रहे हैं उन पे ज़बरदस्त एक क्रैकडाउन हुआ है, और जो सियासी कारकुन हैं उनकी घरों से भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। और इसी वजह से लाहौर में भी और कराची में भी, या फिर बलूचिस्तान में कोयटा में अगर जो जलसे उस तरीके से नहीं हो सके PTI के, तो ये पेशावर में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें PTI ने अपने आप को डाला है। और ये वो जलसा है जिसकी तारीख इमरान खान ने अडयाला जेल में मुलाकातों के बाद दी थी। अब देखना यह है कि क्या पंजाब से ख़ास तौर पे और बलूचिस्तान से या सिंध से PTI के लोग बड़ी तादाद में इस जलसे में शरीक हो सकते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और उसके लिए जो पंजाब पुलिस है या दीगर सूबों की जो पुलिस है, क्या वो PTI के कारकुनों को इस तरह ट्रैवल करने देगी या नहीं। अभी तक कोई ऐसी इतलात तो नहीं थी कि मुकम्मल तौर पे मोटरवेज बंद की गई हों, मगर इतना ज़रूर था कि शायद पंजाब में लाहौर में जो है PTI के कारकुनों की और लीडरान की गिरफ्तारी के लिए कोई छापे वगैरह मारे जा रहे थे। तो अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पेशावर से तो अगर पूरा शहर भी निकल आए तो वो एक बहुत लाखों अफराद वो हो जाएंगे, मगर अगर दूसरे सूबों से लोग उसमें नहीं आएंगे तो भी एक उस पर सवाल पैदा होंगे कि एक कौमी सतह का ये जलसा है, ये सिर्फ कोई सूबाई सतह का जलसा नहीं था। तो कल से शुरू है, पंजाब में भी हमने देखा छापे मारे जा रहे हैं, PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। फिर देखना ये है कि इस जलसे के अंदर जब लोग लट से के इकट्ठे हो भी जाते हैं तो कौन कौन क्या क्या तकरीर करता है, अब ये भी एक बड़ा इम्तिहान है। और ख़ास तौर पे वो जो सियासी लीडरान जिनको सज़ाएँ हुई हैं, जिनको 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं, या वो सियासी लीडरान जिनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, जो या तो अंडरग्राउंड थे या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में बना लिए हुए थे, क्या वो इस जलसे में मंजर आम पे आते हैं या नहीं। और अगर वो मंजर आम पे आते हैं तो फिर यकीनी तौर पे एक किस्म का PTI के लिए एक मैं समझता हूँ एक क्राउड के लिए या PTI के कारकुनों के लिए बतौर एक सियासी जमात के लिए ये एक बहुत बड़ी एक इंकरेजमेंट होगी PTI के लिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो तकरीरें करेंगे जिनको सज़ाएँ मिली हैं 9 मई के मुकदमात में, तो फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद तो ज़रूर हो सकती है, ख़ास तौर पे उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से, कि क्या सूबाई हुकूमत ने उनको पनाह दे रखी है। क्योंकि सरकारी तौर पे अगर अदालत से कोई सज़ा याफ्ता है तो कोई भी सूबाई हुकूमत उसको बाकायदा तौर पे उसको पनाह तो नहीं दे सकते। पब्लिकली तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने पनाह दे रखी है। ये और बात है कि कुछ लोग हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से ज़मानत पर हो और वो फिर वहाँ पे तकरीर कर रहे हो। कुछ लोग जो ज़मानत पर भी नहीं होंगे वो अंडरग्राउंड होंगे, वहाँ जलसे में अगर तकरीर करते हैं
तो डेफिनेटली सूबाई हुकूमत के लिए थोड़ा सा तकनीकी एतबार से मुश्किल होगा इस चीज़ का दिफा करना। कानून नाफिज और करने फिर ये वाले भी इदारे। देखना है कि ये जो क्राउड है ये कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, क्योंकि बज़ाहिर ये पुलिस भी पीटीआई की है, ठीक है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो खुद अपनी पीटीआई की हुकूमत की है, और खुदा न खास्ता अगर कोई वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का हादसा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है या कोई क्राइम होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ पीटीआई की हुकूमत पे नहीं बल्कि पीटीआई की बतौर सियासी जमात भी वो निशाने पर होगी। तो पीटीआई को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, और फिर हम आगे जाके फिर बात करते हैं कि इस जलसे के अंदर क्या ये पहला जलसा होगा, क्या ये आखिरी जलसा होगा, और फिर इसके अंदर अहदाफ क्या मुकर्रर किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला जो है वो खिताब तो करेंगे, तो वो क्या कोई टारगेट्स देंगे, या पीटीआई के जो दूसरी क़यादत है, बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, या दीगर जो लीडरान हैं, क्या वो कोई जो हिकमत अमली तय करेंगे। ऐन मुमकिन है कि इस जलसे के लिए इमरान खान ने कोई पैगाम या तो दिया हो, वो पढ़ के भी सुनाया जा सकता है। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान की तरफ से जो अहम फैसले किए गए हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, वो इस जलसे के अंदर पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो पढ़कर सुनाए, और वो जो हिकमत अमली होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। मगर इस जलसे के अंदर मैं समझता हूँ कि पीटीआई की क़यादत को इस चीज़ की भी वजाहत करनी होगी कि जो 5 अक्टूबर तक की एक नुक्ता अरूज पे जो एहतजाजी तहरीक लाने का ऐलान किया गया था इमरान खान की तरफ से भी, उस तहरीक का क्या हुआ, और वो जो इमरान खान के जो फर्जंद जिन्होंने आना था पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आए। बहुत सारे सवालात हैं जिनका अभी तक पीटीआई ने वाज़े तौर पे जवाब नहीं दिया, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की क़यादत जो है उसको 5 अक्टूबर की जो नुक्ता अरूज की उनकी तारीख थी उस हवाले से भी वजाहत देनी होगी अपने कारकुनों को, और उसके अलावा फिर उस तारीख का बना क्या, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के बच्चों ने आना था वो नहीं आ सके, तो पीटीआई ने किया क्या है उनको इस मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत अहम है। मुझे नहीं मालूम कि अलीमा खान को इस जलसे में खिताब की दावत दी जाएगी या नहीं, मगर उनकी मौजूदगी जो है वो यकीनन बड़ी हौसला अफजा होगी, और आई डोंट नो वो मीडिया से तो गुफ्तगू करती हैं, तो क्या किसी जलसे से भी वो खिताब करेंगी या नहीं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने की, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी जलसे या रैली से कभी अलीमा खान ने खिताब किया हो। बुशरा बीबी ने तो किया होगा डेफिनेटली। और ये भी हमें इस जलसे में देखने की ज़रूरत है कि क्या पीटीआई की हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में इस जलसे के अंदर ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद पेशावर में आती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो ख़वातीन के हवाले से आम तौर पे बड़ा ही एक कंजर्वेटिव समझा जाता है, रवायत पसंद समझा जाता है, और जितनी बड़ी तादाद में पीटीआई की ख़वातीन पेशावर के इस जलसे में आएंगी या उनके लिए कोई बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, उतना ज़्यादा पीटीआई का बतौर एक सियासी जमात एक अच्छा इमेज उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल, जल्द से तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी खासा बन चुका है। आपको मालूम है चरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद एक सियासी जमात है जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जलसे कर रही है दीगर सियासी जमातों की निस्बत। साकिब बशीर साहब, आप मुझे बताइएगा आप इस जलसे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो सियासी इवन पंडित्स हैं वो भी इस बात को तो मान रहे हैं कि जलसा अभी होना है और उससे पहले ही कामयाब हो चुका है। जिस तरह का टर्नआउट अभी आ रहा है और उसके ऊपर तबसरे भी किए जा रहे हैं, इसके असरात कितने गहरे होंगे। और जो मोमेंटम की बात अभी मती भाई भी कर रहे हैं कि जो एक तहरीक है बाकायदा तौर पर जो अभी तक नाकाम रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने में, क्या वो चलाने का एक यहाँ पर नुक्ता आगाज़ होगा, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर की भी तारीख ये याद दिला रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर में जाकर दी थी। बिल्कुल, जो जलसा है पीटीआई का वो तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि वो कामयाब होगा। उसमें कोई तादाद हम कोई ऐसी काउंट नहीं लगा सकते कि वो तादाद कम है, क्योंकि पीटीआई का अपना घर है खैबर पख्तूनख्वा, उनकी हुकूमत है, इंतज़ामिया है, पुलिस है, रुकावटें विद इन खैबर पख्तूनख्वा नहीं हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो तादाद के लिहाज से, मजमे के लिहाज से, चार्ज होने के लिहाज से उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज डेफिनेटली हैं, क्योंकि बड़े तवील अरसे के बाद ये जलसा जो है वो इस जलसे का मामला जो है वो सामने आया है, क्योंकि 26 नवंबर को मुझे याद है कि उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड जो पीटीआई है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर जो लीडरशिप है, उसमें वो डीमोरलाइज थी। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक खौफ था उनके अंदर, डर था उनके अंदर। जो इस जना एवेन्यू पे जो हुआ उसकी एक तारीख है, उसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन उसमें पीटीआई की क़यादत ने कैसे कंट्रीब्यूट किया वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें जो खौफ था वो ये था
तकरीबन 5500 लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 दर्जन मुकदमे थे, जिन मुकदमों में वो गिरफ्तार हुए थे। उनको 4-4, 5-5 माह जेलों में रखा गया। उनको एक से ज़ायद मुकदमों में डाला जाता रहा। पिंडी के रिहा हुए तो इस्लामाबाद में डाल दिया गया, और उसमें वो 5500 लोग तकरीबन सारे रिहा हो चुके हैं। उनमें कुछ को पिंडी की अदालत ने जी ट्रायल के नाम पे सज़ाएं भी दे दी हैं। तो वो मुतासर हुए, और उनको उनका जो असर है वो डेफिनेटली उनकी फैमिलीज मुतासर हुई। और उसमें जो मोस्टली थे, जो तादाद सबसे ज़्यादा थी वो खैबर पख्तूनख्वा की थी। वो जो यंग लोग थे, पीटीआई की जो आईएसएफ है उन्होंने उसमें किया सारा कुछ। ये भी बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उनके मचलके और ये वो सारी चीज़ें करते रहे। लेकिन लीडरशिप ने क्या किया? अच्छा, 26 नवंबर में सब लीडरशिप ने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई, और बेल बिफोर अरेस्ट किसी की चल रही है और किसी की कंफर्म होगी। दूसरे लफ्जों में लीडरशिप में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अब लीडरशिप ने किया क्या? 26 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई की जानिब से एक कंप्लेंट इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होती है, और उस कंप्लेंट में ये दावा किया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म, उसमें रिस्पोंडेंट थे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, आईजी, और मेरा ख्याल है जो वज़ीर आला पंजाब, और इसी तरह और भी 1-2 लोग जो है वो बड़े हाई प्रोफाइल, वो इसमें रिस्पोंडेंट है। और इल्ज़ाम ये है कि हमारे 14 लोग शहीद किए गए हैं जना एवेन्यू पे, हमारे 50 या इससे ज़ायद लोग जख्मी किए गए, हमारे पता नहीं कुछ तादाद उस वक्त बताई जाती थी कि वो लापता भी हैं। उस केस में बैरिस्टर गोहर साहब ने क्या किया? 13 दिसंबर को वो केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर हुआ था। वो प्राइवेट कंप्लेंट होती है कि आप अगर आपकी एफआईआर ना हो रही हो तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट में चले जाते हैं, और अदालत को आप पहले अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, फिर अपने गवाह लाते हैं, फिर अदालत कन्विंस हो जाए तो अदालत रिस्पोंडेंट को नोटिस कर देती है, और नोटिस करने के बाद उनसे जवाब मांगती है। अगर वो अदालत को कन्विंस ना कर सके, उनको सज़ाएँ भी हो जाती हैं, डायरेक्ट सज़ाएँ हो जाती हैं। तो इसमें सूरत हाल ये है कि 13 दिसंबर को ये कंप्लेंट फाइल हुई थी, 14 को पहली हियरिंग थी, आज 27 सितंबर है, आज वो केस जीरो पे खड़ा है। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी थी, वो स्टेटमेंट उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं करवाई। जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो किया क्या? 5500 कारकुनान ने तो कुर्बानी दे दी, तो लीडरशिप क्या कर रही है, वकील क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर मैंने बैरिस्टर गौहर अली खान से ये पूछा था कि वो जो आपने प्राइवेट इस्तिगासा दायर किया हुआ है, तो आप उसमें क्यों नहीं जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे? और शायद आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि मैं तो एज अ पर्सन नहीं, एज अ पार्टी वहाँ पे मैंने ये इस्तिगासा किया है। ये और बात पार्लियामेंट में हुई थी, पार्लियामेंट में शायद। और उन्होंने कहा कि मुझे जब पार्टी कहेगी, अब चेयरमैन पीटीआई कह रहा है कि मुझे जब पार्टी कहेगी तो मैं उस केस को आगे लेके चलूंगा, और मेरे वकील हैं, मैं खुद उधर पेश नहीं होता, मेरा वकील मुझे जब कहेगा। अब मुझे समझ नहीं आई कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो वकील की है, सारी पार्टी एक तरफ, और चेयरमैन पीटीआई का किया हुआ जो वकील है, अब पार्टी के फैसले वकील करेगा, बजाय इसके कि वकील को वो इंस्ट्रक्शन दें। चेयरमैन पीटीआई वकील से अब इंस्ट्रक्शन लेगा कि हमारी पार्टी को क्या करना चाहिए। तो ये बड़े ही एक अफसोसनाक बात है कि जो अगर चेयरमैन पीटीआई 26 नवंबर के बाद ये लोग स्टैंड नहीं ले सके, तो एक तरफ तो लोगों को गुस्सा तो है 26 नवंबर का, और उसका रद्द-ए-अमल आज वो पेशावर में दिखा रहे हैं, ठीक है, वो भी गुस्सा है। लेकिन ये बड़ी एक बेबसी की बात है कि चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे जब वकील कहेगा तो मैं जमा, अगर वो उस वक्त एक्शन ले लेते तो इसीलिए देखे ना, इस क़यादत के ऊपर पीटीआई कारकुन जो है इतने खुश नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान की वजह से इस क़यादत के कंडक्ट और बेअमली पर खामोश हैं, ठीक है। और आज तकरीरें क्या होंगी, उन तकरीरों में क्या, जैसे मैंने कहा, इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम पढ़ के सुनाया जाएगा, कोई हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा, कोई लाहे अमल दिया जाएगा। उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, आपके ख्याल में ये जलसे में कौन कौन से इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाएगा? ये अदील आप बताएं, आपकी नज़र में ये इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं जो आजकल बड़े ही गर्म है, और ख़ास तौर पे KPK के हवाले से और नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से कौन सा एक भरपूर मुतालबा है जो कि इस जलसे या इस रैली के बाद किया जा सकता है पीटीआई की तरफ से? वो कौन कौन सी 2-3 चीज़ें हैं? सर, बुनियादी तौर पर तो नज़र यही आ रहा है, वो मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बैठ कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो मेरा ख्याल है इनका पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए या होगा। और इसके अलावा दूसरी जानिब जो अदालती महाज पर इन्हें
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद खतूत लिख चुके हैं। अभी इमरान खान साहब के बिहाफ पर लतीफ़ खोसा और इंतज़ार पंजोता साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे, चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने उन्होंने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में काफ़ी यकीन दहानियाँ हुई, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। जो मुकदमात उनके समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, अदलिया पर प्रेशर डालने की कोशिश बारहा होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो मामला है, इसमें भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस होती है, उस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी धुआंधार तकरीर की जाती हैं। और अगर ये तसलसल बरकरार रखा जाता है जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में था आज के इस जलसे में, तो फिर मैं समझता हूँ कि तहरीक एक अपना मोमेंटम जो है वो पकड़ सकती है। जो गुस्सा है अवाम का, जो पब्लिक इस वक्त काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है, और मैंने आज सुबह भी ये बात की अपने व्लॉग में कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो शायद जो अवाम है उनका जो गम व गुस्सा है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त वो निकलेगी और उसका फ़ायदा इवेंचुअली गवर्नमेंट को होगा। अदरवाइज़ ये लावा जब फटेगा, जो साकिब बशीर साहब अक्सर कहते हैं, तो बड़ा नुकसानदेह होगा इस गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा निज़ाम के लिए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आज ये शुरू हुई हैं, एक जलसा अगर पेशावर में हो रहा है, तो इस गवर्नमेंट को चाहिए, अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो पूरे मुल्क में इन्हें ये जलसे करने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर बाहर निकलेंगे और एक माहौल बनेगा तो ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान के अंदर जो एक स्टेबिलिटी है वो सामने आ सकती है। और यही सवाल है ना कि पेशावर में अगर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, अगर वहाँ पे इतना बड़ा जलसा हो सकता है, उम्मीद है कि बगैर किसी हादसे के, तो फिर क्या वजह है कि पंजाब में ये जलसा नहीं हो सकता, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, कराची में नहीं हो सकता? इसकी वजह तो सिर्फ एक ही है कि खाइफ हैं हुक्मरान जमात के लोग कि इतनी बड़ी तादाद में अगर मीनार पाकिस्तान लट से लाहौर में भर दिया जाता है, वो जो बागे जना है, तो फिर ये तो एक किस्म का रेफरेंडम होगा ना पंजाब हुकूमत के खिलाफ। तो इससे भरते हैं वो पानी से भरते हैं। वो पानी डाल देंगे। पंजाब हुकूमत तो किसी तौर भी इजाज़त नहीं देगी, ना उन्होंने इजाज़त दी है, ना मरकज़ इजाज़त देगा। और जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो बैरिस्टर सैफ कहते हैं वो टारगेटेड ऑपरेशन है, वो फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं है, जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो बात करते हैं। अब इंटरनली उनका क्या मामला है ये वो तो खुद ही जो है वो इस वाले से बता सकते हैं। जो जलसों की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब जलसा हो गया। असर किसी जलसे ने डालना है या डाला है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पंजाब ही है। ये पीटीआई लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके से पंजाब की जो पीटीआई की क़यादत है, जो एक्टिव लोग थे या कोई खैबर पख्तूनख्वा में से, उनको 9 मई फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, किसी मुकदमात में उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होंगे यकीनी तौर पर, उनकी गिरफ्तारियां तो नहीं हुई, लेकिन वो एक्टिवली कोई किसी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, किसी एहतजाज प्रोटेस्ट में कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती, कोई सिलसिला नहीं हो सकता। तो उसका एक टेक्निकली एक मतलब एक तरीकाकार निकाला गया कि सबको साइडलाइन कर दो। तो असर तभी होगा जब पंजाब और पिंडी और इस्लामाबाद में जलसा होगा, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 जो जलसे हुए थे 3 महीनों में, होता ये था कि पीटीआई जलसा अनाउंस करती थी, वो इजाज़तनामे लेने के लिए कोशिश करते रहते थे, इजाज़त नहीं मिलती थी, फिर जलसे की तारीख आ जाती थी, वो जलसा कुछ होता था या नहीं होता था। लेकिन उस जलसे से पहले पिंडी, इस्लामाबाद बंद, जुड़वा शहर बंद कर दिए जाते थे, मोटरवेज बंद होती थी, जीटी रोड बंद होता था, लाहौर बंद होता था, सरगोदा, फैसलाबाद, मतलब ये जो सेंट्रल पंजाब है इसको बंद कर दिया जाता था, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते बंद। उसमें होता क्या था, एक गवर्नमेंट की एक पैनिक हमें नजर आती थी। वो जलसा कम होता था या ज्यादा होता था, लेकिन एक पैनिक थी, प्रेशर था। गवर्नमेंट की कोशिश होती थी कि उनकी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, फिर दुनिया देख रही होती है कि यहाँ फेडरल कैपिटल में क्या हो रहा है, यहाँ कंटेनर लगे होते थे सितंबर में भी, फिर अक्टूबर में भी, फिर जो है नवंबर में भी। हमने देखा कि 23 या 24 नवंबर रात 11:30 बजे अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला, वहाँ पे ये पीटीआई की क़यादत गई, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर या बाकी लोग थे, उसमें कुछ चीज़ें इनके बिटवीन चल रही थी, इनके दरमियान वो कंसेंसस नहीं हुआ। लेकिन रात 11:30 बजे या सुबह 7:30 बजे, आपको याद होगा, अक्टूबर का या सितंबर का जलसा रुकवाने के लिए मेरे ख्याल में एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रही थी, तो आजम स्वाति साहब को सुबह 7:30 बजे वहां भेजा गया, जहां मुलाकातें नहीं होती थी। मुबारक सानी केस में भी यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, तो उनको कहा गया कि आप जो है वो ये जलसा पोस्टपोन कर दें।
तो 7:30 सुबह जेल खुलना, रात 11:30 जेल खुलना, ये जेल खैबर पख्तूनख्वा में जलसे से नहीं खुलेगी, ये खुल नहीं है तो मुश्किल है। डेफिनेटली हमें पता है पीटीआई के खिलाफ जिस तरह फोर्स इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह 7-8 ईयर्स दर्जनों दरखास्तें हैं, कोई पीटीआई का मैं समझता हूँ मेंबर या कोई उनका जो उनकी लीडरशिप है उनमें से कोई नहीं बचा जिनके खिलाफ दर्जनों पर्चे ना हो, दर्जनों FIR ना हो। तो वो तो हमें पता है कि स्टेट किस तरह अपनी जो है वो ताकत इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अदालतें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतें जो है वो उस लेवल पर जाएंगी, क्योंकि इमरान खान का एक ट्रायल अभी 190 मिलियन पाउंड केस 16 अक्टूबर तक गया है, तो तोशाखाना 2 केस का फैसला उससे पहले आ जाएगा। और तोशाखाना 2 अगर 190 मिलियन पाउंड केस में आपको सजा मुअत्तल हो जाती है, तोशाखाना 2 केस में अपीलें आ जाएंगी, आप सजा मुअत्तली के पीछे पड़ जाएंगे। फिर GHQ केस वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन समाअत हो रही है और उसका ट्रायल, जेल ट्रायल ख़त्म कर दिया गया है। और उसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि जब तक तोशाखाना में आपकी जो है वो कुछ सिचुएशन बनेगी तो GHQ केस का ट्रायल जो है उसका फैसला आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सीक्वेंस इस तरह बनाया गया है, इस तरह मैनेजमेंट है विद इन जुडिशरी, विद इन इमरान खान के केसेस की, कि इमरान खान अदालतों से मुझे करीब करीब रिहा होते नजर नहीं आते। एक ही रास्ता है प्रेशर, और प्रेशर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के जलसों से बनेगा, बाकी इसका कोई हल नहीं है। इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में जलसों की बात की है, प्रेशर की बात की है। यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ पर ये रोज़ाना बैठते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर 50 या 60 वकला साहिबान थे, उन्होंने एक एहतजाज किया। आज वो सब दहशतगर्दी की दफात जो है ना भुगत रहे हैं। अदील देखें, ये जो जलसा है ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान ने 27 सितंबर की पेशावर में जलसे की जो तारीख दी है, ये कोई हवा में नहीं दी। और मुझे लगता है कि इस जलसे में या तो बहुत अहम कुछ ऐलानात होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर समझ लें कि पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और पीटीआई जलसा बराए जलसा कर रही है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, मैं समझता हूँ कि कुछ बड़े ऐलानात हो सकते हैं। और वो बड़े ऐलानात क्या हो सकते हैं, ये देखें, खबर है तो बता। नहीं, खबर नहीं है, मैं अब बड़ा क्लियर कर दूँ। मैं बतौर एक जर्नलिस्ट, जैसे एक जर्नलिस्ट को पता होता है ना कि जिस सियासतदान से या जिस बंदे से आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब क्या होगा, तो इसी तरह बतौर एक जर्नलिस्ट ये मैं ज़रूर एक गेस कर सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ अब जुडिशरी में हो रहा है, जो कुछ 5 जजों ने कर दिया है, अब पीटीआई इस जलसे को चाय पी के, शरबत पी के अगर ख़त्म कर देती है तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ अदलिया में हुआ है या इन 5 जजों ने किया है, ये भी सारा ज़ाया हो गया। इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है इन 5 जजों के ऊपर भी, जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, पार्लियामेंट के लिए, चलकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और आप बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, वैसे तो ये सारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इन जजों के साथ खड़े हों, मगर अब जबकि पीटीआई ने ये एक बेड़ा उठा लिया है तो उसमें यह नहीं हो सकता कि इस जलसे के अंदर इमरान खान कोई अगला लाहे अमल न दे। और अगला लाहे अमल क्या हो सकता है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर, ये अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई ने एक पहले ही एक स्टेप उठाया था। वो स्टेप है कि तमाम जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं सेनेट की या कौमी असम्बली की, उनसे इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर इतने बड़े मौके पर 27 सितंबर के पेशावर के पूरे कौमी सतह के जलसे के ऊपर भी अब कोई नेक्स्ट स्टेप का अगर वो ऐलान नहीं करते तो फिर क्या, ये तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कमकली होगी, बेवकूफ़ी होगी। मगर हो क्या सकता है, हो अब ये सकता है कि अदलिया में भी जो चीज़ें क्लाइमेक्स की तरफ जा रही हैं और पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान ने, पीटीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन किया है। मैं ये समझता हूँ कि एज अ नेक्स्ट स्टेप पार्लियामेंट के अंदर से, कौमी असम्बली से एक स्टेप ये हो सकता है कि सिर्फ कौमी असम्बली से पीटीआई जो है वो अपने मुस्ताफ़ी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप 5 जजेस ने जब इतना बड़ा स्टेप लिया है और वो अगर उनमें से कहीं के ख़िलाफ़ मज़ीद भी कार्रवाई हो सकती है, तो अब डिपेंड करता है उन जजेस का भी फेट जो है अमली तौर पे अगर देखा जाए तो वो अब इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर प्रेशर बिल्ड ना किया गया, अगर ये जो गैर आइनी इक़दाम हैं हुकूमत के, इनके आगे बंद न बांधा गया और ये बंद सियासी जमातों ने बांधना है, तो फिर इन जजों के साथ जो कुछ होगा उसके बाद फिर पीटीआई बहुत देर हो जाएगी फिर किसी के लिए भी। तो मुझे लगता है कि तरमीम है सर, वो आ रही है कौमी असम्बली से इस्तीफ़े जो हैं वो हो सकते हैं हो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंक्रीमेंटली जो है, नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि सेनेट से भी
वो लोग इस्तीफ़ा करें। सेनेट ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो 6 साल के लिए होते हैं लोग, और सेनेट में पार्टीज़ अपनी पार्लिमानी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए आम तौर पे वहाँ से इतनी आसानी से इस्तीफ़े नहीं देती। तो सेनेट का मैं नहीं कह रहा, लेकिन कौमी असम्बली से कम ये सब कुछ हो सकता है। उसके बाद एक टाइम पीरियड अगर दे दिया जाए कि इतने अरसे में हम, अगर ये फैसले ना हुए, लट से अदालतों ने केस ना सुने, डिसीजन ना लिए, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे हक में करें, वो कहेंगे जी ये डेडलाइन है, आपको महीने का टाइम देंगे, पार्लियामेंट से हम निकल जाएंगे अगर 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। फिर नेक्स्ट डेडलाइन क्या है? नेक्स्ट डेडलाइन ये है कि फिर KPK जो है असम्बली है, वहाँ पे भी यही सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है KPK में जो इस वक्त PTI की पोजीशन है, उसमें अगर पूरे सूबे में इलेक्शन होते हैं दोबारा, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है KPK की, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर KPK के अंदर जो PTI की हुकूमत इस वक्त सर्वाइव कर रही है, उसकी वजह ये नहीं है कि लोग हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत बड़ी मजबूत है, उसकी वजह डिस्टेबलाइजेशन का खौफ है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत पहले से ख़राब हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर बुगटी यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार में आके तकरीर में यह एतराफ़ करता है खुलेआम कि वहाँ पे शोरश नहीं है, इंसर्जेंसी नहीं है, वहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है, पाकिस्तान से अलग होने की बात हो रही है। ये चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने ऐलान किया यहाँ वकीलों की एक बॉडी के सामने। तो अगर KPK के अंदर वो अपना एक टाइमलाइन देते हैं कि 1 महीने या 2 महीने में कौमी असम्बली से हम जा रहे हैं अगर फैसले ना हुए, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद सूबाई असम्बली को भी हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर दोबारा इलेक्शन की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि वार होगा इस मौजूदा निज़ाम के अंदर। और अगर बलूचिस्तान और KPK में ये प्रॉब्लम्स होंगे तो पंजाब अकेला पाकिस्तान नहीं है, पंजाब अकेला अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि PTI जो है इस जलसे में अगर अहम डिसीजन नहीं करेगी तो फिर उसका असर ये होगा कि वो जो कहते हैं ना ज़ीरो सम गेम नहीं है, ये बल्कि ज़ीरो सम गेम है। या तो आप कुछ लेते हैं या फिर सब कुछ आप देना पड़ता है आपको। ये पॉलिटिक्स बड़ी खौफनाक गेम है, या आप स्पेस गेन करते हैं या अपनी स्पेस भी सारी लूज़ कर जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है PTI के पास, और अगर 2 साल बाद भी PTI ऐसे बड़े फैसले नहीं लेगी तो आप भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक सिर्फ मैं एक लाइन में, जो PTI ने ये जो फैसले कौमी असम्बली से और जो 2 सूबों की हुकूमतें छोड़ने के फैसले लिए थे, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है माजी में, वो उस पे उनको पछतावा है। वो समझते हैं कि वो फैसले उनके दुरुस्त नहीं थे, अब उस पे उनको बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ा। वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी समझते हैं कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन होती कि उनकी हुकूमत होती पंजाब में, और पंजाब में हुकूमत होते हुए हो सकता है 9 महीना होता। अगर 9 महीना होता तो PTI का स्ट्रक्चर इस तरह ना हिला होता जिस तरह आज हिला है। तो वो उनके विद इन PTI ये एक डिबेट मौजूद है कि हमें कौमी असम्बली से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें सूबे को नहीं छोड़ना चाहिए, अल्टीमेटली अंदर रह के ही बात करनी चाहिए। ये बहरहाल डिबेट उनके अंदर मौजूद है। इसके ऊपर मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जब पहले PTI ने इस्तीफ़े दिए थे तो PTI का लीडर, PTI का बानी जेल में नहीं था। जब पहले PTI ने इस्तीफ़े दिए थे तो PTI के वजूद को अमली तौर पे वो ख़तरा नहीं था जो इस वक्त मौजूद है। ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं। 85 में भी जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, गैर जमाती इलेक्शंस का, तो वो आज तक कहते हैं बहुत बड़ी गलती है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट, आज अगर आइन के अंदर इलेक्शंस गैर जमाती कर दिए जाए तो ये सियासी जमातें फिर भी इलेक्शन लड़े, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं। उस वक्त के हालात और थे, इस वक्त के हालात और हैं। इलेक्शन का बाइकआउट, पार्लियामेंट का बाइकआउट, ये पूरी दुनिया में एक सियासी हथियार है, और ये मखसूस हालात में अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप इलेक्शन तो क्या उस काबिल ही नहीं रहेंगे। और दूसरा, जब आप ये ऐलान करते हैं ना तो आप फौरी तौर पे ये नहीं कर रहे होते, आप अपने मुखालफिन को वक्त दे रहे होते हैं कि भाई देख लो, अगर हम पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, अगर हम सूबाई असम्बली ख़त्म हो जाती है तो फिर आपकी जो ऑलरेडी एक तबाहशुदा साख है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी पूरी दुनिया के सामने। मुझे आप ये बताएं कि अगर KPK में गवर्नर राज लग जाता है, इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, बलूचिस्तान में जो हालात हैं, तो आप किस मुंह से पूरी दुनिया से मुआहदे करेंगे
कि KPK या बलूचिस्तान के अंदर आके आप मादनियात तलाश करें या दूसरे जो पेट्रोलियम के मुआहदे करें। वो पूरी दुनिया को इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपने अरबों डॉलर एक ऐसे सूबे में लगाएगी कि जहाँ सूबे में सियासी हुकूमत का ही नहीं पता कि कौन सी आएगी, या इस मुल्क में जमहूरियत है भी या नहीं, अदालतें आज़ाद हैं भी या नहीं। तो इन सारे हालात के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी हुकूमत के लिए, और ये हालात टोटली डिफरेंट हैं। और ये ऐसे हालात हैं कि ये पुराने हालात व वाक़यात से इनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये न सिर्फ ये कि PTI के वजूद और PTI के सियासी मुस्तकबिल को ख़तरा है, मुझे तो ये लग रहा है कि अल्लाह माफ़ करे PTI के जो बानी है उनका भी सियासी मुस्तकबिल और उनके वजूद को भी ख़तरा है। बिल्कुल। बहरहाल मेरे ख्याल है वीडियो कंक्लूड करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और जो सियासी माहौल है इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी दोनों अतराफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, तो तमाम ओनस जो आता है वो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। गवर्नमेंट अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद आगे बढ़ने देगी, फ़रोग देगी, तो शायद बेहतरी होगी। अदरवाइज़ बात दुरुस्त है कि अफरा तफरी भी फैल सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतहाई इक़दामात उठाने की तरफ जाती है तो मुल्क में हालात ख़राब हो सकते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।